हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और आपका स्वागत करता हूं ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की SST सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 14। ये जो चैप्टर है आपका, ये रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, तो हम लोग ये चैप्टर आज पूरा कवर करेंगे। ये चैप्टर जो है इसका नाम है आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग, या जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अब ये होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन होती है, ये सब हम लोग पूरा इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी नेशनल इनकम से। देखो, कुछ टर्म्स जो आप लोग क्लियर करके चलना कि नेशनल इनकम होती क्या है। अगर हम लोग स्टार्ट करें नेशनल इनकम से कि नेशनल इनकम होती क्या है, तो हम लोग इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय। अब ये होती क्या है राष्ट्रीय आय, वो समझना। देखो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन ए कंट्री। मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं कि एक कंट्री के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान जितना भी जो गुड्स है, कौन सा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, उसका प्रोडक्शन हुआ है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। समझ में नहीं आया तो कुछ चीज़ें जो टर्म्स है वो समझनी है आपको। सबसे पहले है मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू ये होती क्या है, हम लोग मनी में डिफाइन कर सके, वो होती है मॉनेटरी वैल्यू। फिर आता है फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट समझना, ये फाइनल प्रोडक्ट होता क्या है। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब जिसके ऊपर और प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। जैसे एग्जांपल से समझना कि हमारे पास कॉटन है, उस कॉटन से हम लोग धागा बना लेंगे और धागा बना के कपड़ा बना लेंगे। तो कपड़ा बनाने के बाद उसके ऊपर कोई और प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती, तो वो हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो वो होता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ए पर्टिकुलर पीरियड, अब ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब यहां लिया गया है ए फाइनेंशियल ईयर से। एक फाइनेंशियल ईयर से लिया गया है जो कि इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो उसके दौरान एक कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, वो हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम। समझ में नहीं आया तो वापस समझ लेना कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। राष्ट्रीय आय का मतलब ये लिया गया है कि एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, अगर उसका मैं टोटल कर दूं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी या नेशनल इनकम कहलाएगी। मीनिंग क्लियर हो गया। याद रखना, आरबीएससी में सिर्फ डेफिनेशन आती है, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। अब हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। देखो, ये जो नेशनल इनकम होती है ये एक सूटेबल मेजर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल कैलकुलेशन करता है, सबकी एक साथ कैलकुलेशन करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हो सकता है हर आदमी के हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंज होती हो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। अब पर कैपिटा इनकम होती क्या है वो देखो। इफ नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अगर प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब अगर हम लोग राष्ट्रीय आय के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका डिवाइड लगा दे तो वो हमारी क्या है, प्रति व्यक्ति आय। अब आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो नेशनल इनकम है उसकी कैलकुलेशन कब स्टार्ट हुई, आज़ादी से पहले कौन कैलकुलेशन सबसे पहले नेशनल इनकम की किसने की, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ लिख रखा है कि इंडिया में सबसे पहले जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट किया दादाभाई नौरोजी ने। सबसे पहले जो इंडिया है उसके अंदर जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन का काम किया वो किया दादाभाई नौरोजी ने। कब किया? 1868 में, 1868 के अंदर। फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई। एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे आपके पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस उसके अध्यक्ष थे।
अगस्त 1949 में वो कमेटी बनी थी। फिर उसने अपनी जो पहली रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी 1951 में। जो ये कमेटी बनी थी उसने फर्स्ट रिपोर्ट कब सबमिट की? 1951 में। और जो फाइनल रिपोर्ट है वो अपनी सबमिट की थी 1955 में। उसके बाद ये कमेटी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और उस कमेटी की जगह जो कैलकुलेशन का काम संभाल दिया गया या हैंडओवर कर दिया गया वो सीएसओ को हैंडओवर कर दिया गया। सीएसओ का पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनुअल बेसिस पे राष्ट्रीय आय की गणना करता है। 1955 के अंदर ये पूरा काम राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन का पूरा काम किसको दे दिया गया? सीएसओ को, जो कि एनुअल बेसिस पे क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अब देखो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई शुड वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, कि हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। तो देखो यहां मैंने 4 रीजन लिखे हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या है? इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, कोई भी कंट्री है उसके अंदर कितना विकास हुआ है, तो ये सब चीजें कौन बताती है? नेशनल इनकम। फिर दूसरा है कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज, अगर हम लोगों को इंडिया की जो है इकोनॉमी है उसको अगर अमेरिका की इकोनॉमी से कंपेयर करना है तो हम लोग वो किसके थ्रू कर सकते हैं? नेशनल इनकम के थ्रू कर सकते हैं। तो इसीलिए भी हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। फिर थर्ड पार्ट आता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स कैन बी फाउंड, मतलब कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल इनकम का, वो हम लोग क्या कर सकते हैं? फाउंड कर सकते हैं। फिर लास्ट है फ्यूचर पॉलिसी कैन बी फॉर्म्ड, मतलब आपकी जो फ्यूचर के लिए पॉलिसी है वो भी हम लोग नेशनल इनकम की वजह से बना सकते हैं। तो जो आपके सेक्टर्स है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं। तो ये रीजन है जिनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है। अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय होती क्या है, मैंने समझा दिया। फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ये रहा आपका पर कैपिटा इनकम। फिर यह आ सकता है कि नेशनल इनकम सबसे पहले इंडिया में किसने कैलकुलेट की? दादा भाई नौरोजी ने 1868 के अंदर। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे थे जो जैसे फिंडले सिराज हो गया, CR राव हो गया, RC देसाई हो गए, इन लोगों ने भी कैलकुलेट की थी। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस अगस्त 1949 में। इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब सबमिट की? 1951 में। और जो फाइनल रिपोर्ट है वो कब सबमिट की? 1955 में। फिर इसने अपना जितना भी काम था वो किसको हैंडओवर कर दिया? CSO को। इसके बाद से लेके आज तक जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन का काम है वो कौन कर रहा है? CSO एनुअल बेसिस पे कैलकुलेशन करता है। कि हम लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट क्यों करनी चाहिए, ये 4 रीजन मैंने समझा दिए। तो ये था आपका राष्ट्रीय इनकम से रिलेटेड टॉपिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो क्षेत्र है इकोनॉमी के वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर एंड लास्ट वन इज टर्शरी सेक्टर, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। अब देखो ये क्षेत्र होते क्या है कि जो इकोनॉमी के अंदर है, इकोनॉमी को 3 पार्ट के अंदर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तीनों के नाम हो गए। अब देखो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कौन कौन से सेक्टर के अंदर आती है, वो समझना कि जो एग्रीकल्चर और उससे अलाइड एक्टिविटीज़ है, समझना ये है क्या अलाइड एक्टिविटीज़। भाई कृषि एवं कृषि की सहायक क्रियाएं, अलाइड मतलब सहायक क्रियाएं। तो देखो इसके अलावा डेयरी फार्म हो गया, ठीक है, ये भी हम लोग कृषि के साथ ही करते हैं। इसके अलावा मुर्गी फार्म हो गया। तो ये सब अलाइड एक्टिविटीज हो गई कृषि की। तो ये सब जहां हम लोग करते हैं वो हमारा कौन सा सेक्टर होता है? प्राइमरी सेक्टर। या इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि जहां हम लोग रॉ मटेरियल का काम करते हैं या जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है सेकेंडरी सेक्टर को, वो कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। फिर हम लोग चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं।
सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब उसको फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए यहाँ तैयार किया जाता है, जो कि फैक्ट्रियाँ वगैरह ये सब किसके अंदर आती है, आपकी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। फिर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो माल है वो कहाँ चला जाता है, बिकने के लिए चला जाता है, जिसको हम लोग थर्सरी सेक्टर बोलते हैं। अगर थर्सरी सेक्टर की बात करें तो हम लोग इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जैसे आपके बैंकिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो हम लोग सर्विस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, कृषि के ऊपर। 75% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो कृषि के ऊपर डिपेंड थी। तो जो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट था वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फैक्ट्रियाँ वगैरह एस्टेब्लिश हुई, तो फैक्ट्रियाँ जैसे ही एस्टेब्लिश हुई तो हम लोग कहाँ चले गए, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब फैसिलिटी बढ़ती गई, तो हम लोग कहाँ चले गए, अब थर्सरी सेक्टर की तरफ। एक चीज़ जो ध्यान देने लायक है वो समझना कि जैसे जैसे हम लोग थर्सरी सेक्टर की तरफ जाते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा एक देश का विकास होता जाएगा, और जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थर्सरी सेक्टर का होगा उतनी ही एक देश की राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपका जो देश है वो जिसकी नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है, प्राइमरी सेक्टर से आ रही है, तो उस देश को डेवलप नहीं माना जाएगा, वो आता है आपका अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में। लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम के अंदर हिस्सा थर्सरी सेक्टर से आता है तो वो देश उतना ही डेवलप्ड माना जाएगा। तो ये याद रखना, ये थे हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम लोग चलते हैं जो डेवलपमेंट है उसके कंसेप्ट के ऊपर। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास। अब ये आर्थिक विकास होता क्या है, समझना इस चीज़ को। मैंने अभी एक चीज़ बताई कि अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ी तो ये क्या होता है, विकास, कि आपके देश के अंदर विकास हुआ है। तो वही चीज़ आप देखो कि इंक्रीजिंग नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, कि नेशनल इनकम भी बढ़े या आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ एक देश के अंदर आपकी नेशनल इनकम भी बढ़े, पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चेंजेस हो। वो चेंजेस क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब बांध, पुल, ये सब बने। तो ये जो चेंजेस आता है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, मतलब आपकी एजुकेशन वगैरह, हेल्थ फैसिलिटी वगैरह, इन सब में इंप्रूवमेंट हो। इसके अलावा टेक्निकल एंड सोशल आउटलुक, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, अगर जो आपकी नेशनल इनकम बढ़े और पर कैपिटा इनकम बढ़े, इसके अलावा अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस आए तो वो आपका क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। समझना, पहले अगर एक गांव की बात करें, पहले एक गांव के अंदर कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे सड़कें बनी, पानी, बिजली, तो ये क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो विकास मतलब हमारा जो बाहर का परिवेश है, जिसको हम लोग सोशल आउटलुक बोलते हैं, सोशल आउटलुक, उन सब में चेंजेस आया। चेंजेस किस किस में आया, टेक्नोलॉजी बदल गई, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बदल गया, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल गया, बांध, पुल वगैरह ये सब बन गए। तो ये सब बनने की वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी तो बड़ी होगी। तो ये सब ओवरऑल क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास। फिर इसी की टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब आर्थिक वृद्धि। अब ये होती क्या है आर्थिक वृद्धि, इसको समझना। देखो, एक छोटी टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर मैं ये बोलूं कि नेशनल इनकम मेरी बढ़ गई, तो ये सब क्या है, सिर्फ क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मैंने बोला मेरी नेशनल इनकम बढ़ गई या पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, तो ये क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये चेंजेस हुआ हो तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वाइडर देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वाई, कि जो आर्थिक विकास है वो बड़ा है आर्थिक वृद्धि दर से। क्यों, देखो, क्योंकि हम लोग सिर्फ आर्थिक वृद्धि दर में क्या पढ़ते हैं कि आपकी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम बढ़ी,
तो ये क्या है आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन ये तो बड़ी, इसके साथ साथ इन सब में भी अगर चेंजेस हुआ है तो वो हमारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट के कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे का पोर्शन है, उसी डेवलपमेंट के पोर्शन में 2-3 और कंसेप्ट है, उनको हम लोग समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट या सक्सेसिव डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ही नाम है तीनों, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सतत या धारणीय या पोषणीय विकास। अब ये होता क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय या सतत विकास? तो देखो लिख रखा है फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब आप जो कोई भी काम कर रहे हो आज के टाइम, तो जो फ्यूचर की जो जनरेशन आने वाली है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए आज के लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले, तो ये सब कहलाता है आपका कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझना ये होता क्या है कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। मान लो हम लोगों ने, जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि एक सड़क बनवाई, तो सड़क कैसी बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए कि जो रिसोर्सेस है, भाई आप जानते हो कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उन रिसोर्सेस का अच्छे से यूज हो। भाई सड़क ऐसी बने जो कम से कम 10 साल चले, तो जो रिसोर्सेस है वो आज भी काम में आए और जो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी है उसको भी उस चीज़ का लाभ मिले, तो ये कहलाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एसिमुलेटेड डेवलपमेंट या जिसको बोलते हैं समान विकास। अब ये होता क्या है समझना कि इट एश्योर्स दैट बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द पीपल ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, उस विकास का लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम भी ला रही है तो उस स्कीम का बेनिफिट सभी लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे आपका HDI। तो ये है क्या समझना, ये एक तरीके का इंडेक्स है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका लेवल कहाँ कैसा है कंट्री के अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए ये क्या बनाया गया है, एक इंडेक्स बनाया गया है। तो देखो ये केम इनटू एग्जिस्टेंस 1990। तो ये एग्जिस्टेंस में कब आया, 1990 के अंदर। किसकी अंडरशिप में, किसकी लीडरशिप में, महबूब उल हक, उनकी लीडरशिप में ये इंडेक्स बनाया गया है। इसको तैयार किसने किया था, UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने इसको तैयार किया था। ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको 3 आयामों पे स्थापित किया गया है। वो कौन कौन से हैं, नॉलेज, हेल्थ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब पर कैपिटा इनकम कैसी है। तो ये है आपका HDI। याद रखना ऑब्जेक्ट की HDI हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये कंप्लीट हमारा जो डेवलपमेंट का पोर्शन है या जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है उसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।